22 सितंबर 2022 की अल सुबह एनआईए के द्वारा देश के 15 राज्यों में 93 स्थानों पर छापे मारे गए। ये 93 स्थान कौन कौन से थे? इन 93 स्थानों में मुख्य रूप से या तो पीएफआई का कोई कार्यालय था या फिर वो जगह थी जहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहते थे। एनआईए के 300 से ज़्यादा सदस्य देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे और पीएफआई से जुड़े हुए लगभग 106 लोगों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारी की खबरों को आप लगातार देख रहे होंगे, आपको तमाम प्रकार की जानकारियां भी मिली होंगी, लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी ही खौफनाक और एक ऐसी ही डरावनी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपको डरने के साथ साथ सावधान रहने की भी आवश्यकता है यदि आप आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल एनआईए ने मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से 4 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज सुबह एनआईए की टीम राजधानी भोपाल में पहुंची, जहां पर इन चारों को जिला कोर्ट में पेश किया गया। जिला कोर्ट में ले जाने से पहले इन सभी जो पीएफआई के सदस्य थे, इनका मेडिकल परीक्षण कराने के लिए एनआईए की टीम भोपाल के जिला चिकित्सालय जेपी अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में इनका मेडिकल हुआ। उसके बाद एनआईए की एक विशेष टीम ने कोर्ट से इन सदस्यों की रिमांड मांगी, जिसके बाद एनआईए विशेष कोर्ट के द्वारा 7 दिनों की रिमांड पर इन सभी चारों आरोपियों को भेज दिया गया। ये तो थी आज की अपडेट। आज की अपडेट के बाद बात करते हैं कि जब एनआईए ने पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी के बाद उनके पास से क्या क्या दस्तावेज मिले, इन दस्तावेजों के अलावा क्या क्या ऐसी चीजें मिली जो आपको जानना जरूरी है। कल सुबह से लेकर देर शाम तक आपको मीडिया के माध्यम से एनआईए के छापे की एक एक अपडेट मिली, लेकिन वो अपडेट नहीं मिली जो आपको जानना जरूरी है। आज की रिपोर्ट में हम आपको वही अपडेट देने जा रहे हैं। देर शाम एनआईए के द्वारा दिन भर की गई इस कार्रवाई का खाका मीडिया के सामने रखा गया। एनआईए के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में जाकर पीएफआई के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर लगातार कई मामले दर्ज थे, जिसके बाद से ही एनआईए को इन पर शक था और इनकी हर एक कार्यप्रणाली पर एनआईए निगरानी रख रही थी। जिसके बाद एनआईए के द्वारा जब इन आरोपियों को, इन पीएफआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया तो इनके पास से धारदार नुकीले हथियार, बड़ी संख्या में कैश, इसके साथ साथ कुछ दस्तावेज भी मिले। साथ ही इन लोगों पर आरोप था कि ये युवाओं को आईएस, इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन से जोड़ने के भी प्रयास कर रहे थे। इन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से युवाओं को इन संगठनों के जो आतंकवादी संगठन हैं उन तक पहुंचाने के भी प्रयास पीएफआई के द्वारा किए जा रहे थे। इस पूरे दिन भर की जो अपडेट थी, उसके बाद देश के गृह मंत्री ने भी एनआईए के साथ बैठक की, जिसमें सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एनआईए के जो डीजी हैं उन्होंने एक डोजियर देश के गृह मंत्री को दिया है, जिसमें पीएफआई की तमाम गतिविधियों को देखते हुए पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस महत्वपूर्ण अपडेट की जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप सतर्क हो जाइए यदि आप आरएसएस या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपको थोड़ा डरा भी देगी और डराने के साथ साथ आपको सावधान रहने पर भी मजबूर करेगी। केरल से सबसे ज़्यादा कल पीएफआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को एनआईए के द्वारा स्थानीय पुलिस और ईडी के माध्यम से गिरफ्तार किया है। जब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था तो इनके पास से कुछ दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में क्या था? इन दस्तावेजों में नक्शे थे। नक्शे किन लोगों के? नक्शे उन लोगों के जो भाजपा या आरएसएस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये पीएफआई के कार्यकर्ता आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं की दैनिक दिनचर्या पर निगरानी रख रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ तक इनपुट ले लिया था कि कौन सा कार्यकर्ता और कौन सा पदाधिकारी किस मोहल्ले की किस गली में रहता है। इसके साथ साथ इन्होंने सेक्टर कमांडर भी नियुक्त करके रखे थे जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं की पल पल की अपडेट इन पीएफआई के जो आला, जिन्हें कहा जाए संदिग्ध आतंकवादी, उन लोगों तक पहुंचाते थे। वहीं इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ साथ इन पीएफआई के कार्यकर्ताओं के पास से आरएसएस के कार्यकर्ताओं के स्केच के साथ साथ नक्शे भी बरामद
बरामद किए गए हैं, जिन नक्शों के माध्यम से कहा जा रहा था कि यदि पीएफआई चाहता तो 24 घंटे के अंदर वह अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देता और इन सभी आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं का कत्लेआम किया जा सकता था। ये जानकारी कितनी सत्य है इसकी पुष्टि आयुक्त नहीं करता, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर केरल पुलिस और एनआईए के माध्यम से लगातार ये अपडेट दी जा रही है। ये कोई हमारी जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो तमाम प्रकार की जानकारी मिल रही है, उन जानकारियों को दम देती है केरल की ही ये खबर, जहां पर इसी वर्ष श्रीनिवासन नाम के एक आरएसएस कार्यकर्ता की पीएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद उस हत्या प्रकरण में जांच चली तो पता पड़ा कि जिन आरोपियों ने श्रीनिवासन की हत्या की थी, उनके मोबाइल डिवाइस से 100 ऐसे कार्यकर्ता जो कि आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए थे, उनकी सूची थी, उनके भी कत्लेआम की तैयारी की जा रही थी। इसके अलावा अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट चर्चा का विषय बना था, जो बिहार के पटना से जब पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए तो उनके पास से मिला था। इसे पीएफआई के द्वारा विजन 2045 नाम दिया गया था, जिसमें किस तरीके की बातें लिखी थी वो बातें आप खुद इस पुलिस अधिकारी के माध्यम से सुनिए। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है, टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। तो ये किसी भी धर्म के बहुत ही अगेंस्ट है। इसकी जितनी भी भर्त्सना एक सामान्य व्यक्ति करे वो बहुत ही कम है। अगेन जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सीनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। तो ये इस विजन 2045 में भी एक पॉइंट ऐसा था जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि पीएफआई के कार्यकर्ता आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की पल पल की अपडेट रखते हैं। उनकी रेकी की जाती है, उनके घर, उनके परिवार के बारे में उनकी निजी जानकारी जुटाई जाती है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएफआई के द्वारा देश में कितने बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही थी। आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा था। जिस तरीके से केरल में आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध करके उनकी जानकारी जुटाई जा रही थी, तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगा कि मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में भी पीएफआई के कार्यकर्ता आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं की रेकी करते हैं। इसलिए यदि आप आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो आप सतर्क रहें। इसके साथ साथ एनआईए और देश की तमाम जांच एजेंसियां पीएफआई पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। राज्य पुलिस के द्वारा भी इन पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि एनआईए के द्वारा इसने पूछताछ जो की जा रही है उसमें क्या बड़ा खुलासा होता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे आप अपने परिचितों के साथ साझा करें। इसके साथ साथ आप आयुक्त को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं इस जानकारी को और अच्छे तरीके से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।